हेलो एवरीवन, मैं हूं एडी सिंह और आपके लिए लेके आया हूं विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले आज हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए कुछ आपको एक झलक दिखला देते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। देखिएगा, जैसे पूछा जाता है श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, जैसे विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। कौन नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग हाई स्कूल लेवल पे पढ़ लेते हैं इसे। प्रदीप नलिकाओं के साथ चौक असंजित होता है। चौक कुंडली क्या है, इसके बारे में क्या करती है, इसके बारे में पूछा गया है। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि विद्युत बल्ब के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। क्या होते हैं ये विद्युत बल्ब? विभिन्न प्रकार के, कई सारे अलग अलग प्रकार के विद्युत बल्ब होते हैं। आपने देखे होंगे पहले चलते थे जिनमें कुछ येलो कलर का लाइट आता था और 60 से लेके 100 वॉट के अमूमन घरों में यूज़ किए जाते थे। उसके बाद फिर ट्यूबलाइट, CFL और LED वगैरह हमें देखने को मिले। तो इन्हीं यही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बल्ब्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत बल्ब की खोज के बारे में भी आपको पता होगा। विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। हालांकि थॉमस एल्वा एडिसन से पहले भी बहुत सारे विद्युत बल्ब को लेकर प्रयोग चल रहे थे और उन्हीं के आधार मानते हुए उन्होंने आगे बढ़े और उन्होंने कुछ सफलता हासिल की और उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट कराया, जिसके अकॉर्डिंग विद्युत बल्ब की खोजकर्ता थॉमस एल्वा एडिसन को ही माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। ये बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन भी थे। विद्युत बल्ब को वस्तुतः तापदीप बल्ब इनकैंडेसेंट भी कहा जाता है। यानी कि जो विद्युत बल्ब जो पहले चलते थे, यानी कि जब शुरुआत में एडिशन ने बनाए थे, तो वो तापदीप थे, यानी कि गर्म होने की वजह से प्रकाश का उत्सर्जन करते थे। जैसे हम लोग देखते हैं लोहे को जब गर्म किया जाता है तो एक टेम्परेचर के बाद वो वाइट कलर की रोशनी प्रोड्यूस करने लगता है। तो उसी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट पर ये आधारित थे। विद्युत के तापीय प्रभाव के आधार पर उनको जब बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता था फिलामेंट को, तो वो वाइट चलने लगता था या व्हाटएवर जिस टेम्परेचर पर पहुंचता था उसके अकॉर्डिंग वो कलर उत्सर्जित करने लगता था। विद्युत बल्बों में पहले कार्बन के तंतुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन होती है और अगर कार्बन को गर्म करेंगे तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में परिवर्तित उनका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या थी बल्ब के अंदर ऑक्सीजन को हटाना। तो ऑक्सीजन को हटाने का मतलब उसके अंदर से वायु को हटाना, और वायु को हटाने के लिए वहाँ उसके अंदर निर्वात क्रिएट किया जाता था। लेकिन शुरुआत में बहुत उतना अच्छा निर्वात क्रिएट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से विद्युत बल्ब प्रॉपरली जल सके, और कुछ समय बाद इनके जो फिलामेंट होते हैं वो जल जाते थे। लेकिन फिर इसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जो डिवाइसेस थी उनमें भी डेवलपमेंट हुआ, तो काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी ये एक नाकाफ़ी प्रयास था, क्योंकि विद्युत बल्ब की जो लाइफ थी वो एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लाइफ जितनी ज़्यादा होगी तभी उसे हम औद्योगिक रूप से उपयोग कर पाते। तो इसी कार्बन का जो फिलामेंट होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित ना हो, इसके लिए उसमें निर्वात क्रिएट किया जाता था। और निर्वात क्रिएट करने के लिए बाद में ये देखा गया कि अगर हम अक्रिय गैसों को भर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा वायु को निकालने के बजाय। तो अक्रिय गैसों को भरा जाने लगा था, जैसे जीनोन हो गया, नियोन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। अमूमन इन्हीं गैसेस का यूज़ किया जाता था बल्ब के अंदर निर्वात बनाने के लिए। बल्ब के अंदर निर्वात बनाने के लिए अक्रिय गैस कौन कौन सी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, जीनोन, नियोन हो गया, इन सब का उपयोग किया जाता था। अक्रिय गैसें आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इनर्ट गैसेस के बारे में। कार्बन तंतु से बने बल्बों का जीवन काल अधिक नहीं होता। जैसा अभी मैंने पिछले भी बताया कि कार्बन से जो तंतु बनते हैं उनका जीवन काल अधिक नहीं होता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते थे। इसके कारण उनकी जगह बाद में टंगस्टन की कुंडली नुमा तंतु ने ली, जिसे फिलामेंट भी कहते हैं। तंतु को बोला जाता है फिलामेंट इंग्लिश में। तो टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया गया, जिससे थोड़ा लाइफ टाइम बढ़ गया, लेकिन कुछ हद तक बढ़ गया, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, जो दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट होता है,
वो काफ़ी हाई होता है, जैसे 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और उस तापमान पर इजीली बल्ब जलता रहता है और आपको लाइट देता रहता है। अमूमन 2000 से 2500 या 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बल्ब गर्म होते थे, ये जो पहले यूज़ किए जाते थे टंगस्टन के तंतु वाले, तो उनमें 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता था और वो उसी से गर्म होते थे और जलते हुए थे, दिखाई देते थे। लेकिन टंगस्टन में भी एक समस्या थी, क्योंकि उसका भी वाष्पीकरण, जब उच्च तापमान होगा तो वाष्पीकरण भी होगा, तो उन सब चीज़ों को कम शीघ्रता से वाष्पीकरण उसका ना हो, तो वही कॉन्सेप्ट फिर भी था उसके अंदर वायु को हटाना। तो वाष्पीकरण में ऑक्सीडेशन वगैरह मतलब रिएक्शन होके टंगस्टन हटे ना। टंगस्टन अपनी जगह से हट जाने की वजह से पहले, अभी जो घरों में यूज़ होते थे पहले बल्ब, उनमें भी यही समस्या आती थी, फिलामेंट टूट जाता था कई बार, क्योंकि वो सभी जगह एक समान नहीं होता है और जहाँ पर से टंगस्टन का ज़्यादा वाष्पन हो गया तो वहीं से वो टूट जाता था, पिघल जाता था। और इसकी वजह से कई बार देखा जाता था बल्ब पर काला काला सा कुछ ऊपर ग्लास पर इकट्ठा भी हो जाता था। सामान्य एक जलते हुए बल्ब का तापमान अभी मैंने बताया आपको 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि घरों में जलने वाले जो बल्ब होते थे उनका तापमान सामान्यतः कितना होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखें। और भी कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं, जैसे साधारणतः बल्ब को प्रदत्त ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे बल्ब को, जो पहले तापदीप बल्ब चलते थे उनको देते थे, उनमें 5 से 10% मुश्किल से एनर्जी का यूज़ हो पाता था, बाकी की एनर्जी बर्बाद ही होती थी हीट के रूप में, लाइट में कम परिवर्तित हो पाती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक की भी खपत होती थी। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा एलईडी की यूज़ पर जोर दिया जाता है और एलईडी का ही लोग यूज़ करते हैं। तापदीप बल्ब का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, अभी मैंने पीछे भी बताया, इनका जीवन काल लाइफ टाइम एक एलईडी की अपेक्षा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा जो बल्ब आते थे पहले उनकी वारंटी नहीं आती थी कि इतने टाइम तक वो चलेंगे, लेकिन अभी जो बल्ब आते हैं, जो एलईडी आते हैं, उनकी गारंटी होती है 2 साल 3 साल 4 साल जैसा। तो उससे क्या है कि मतलब उनमें पता है उनको कि ये जल्दी से ख़राब होने वाले नहीं हैं। सामान्यतः घरों में प्रयुक्त होने वाले बल्बों का जीवन काल 1000 घंटे होता है। जो पहले जो बल्ब आते थे उनका जीवन काल लगभग, अगर ठीक ठाक सिचुएशन है तो 1000 घंटे तक वो चल जाते थे, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी, क्योंकि अगर तापमान टेम्परेचर वगैरह उनके अकॉर्डिंग रहा, यानी कि मौसम अनुकूल रहा, तो वो 10,000 घंटे तक भी वर्क कर सकते थे। अब बात करते हैं जो पहले बल्ब होता था उसके फिगर पर क्या क्या चीज़ें होती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलामेंट ऊपर होता था, ये टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74 और टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है W। इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, घुमा के पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74, यानी कि 74, और उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है W। ठीक है, देन इसके अंदर जो बल्ब का जो जैकेट होता है, जो आपको दिख रहा है, बाहर से कांच का आवरण होता है, उसके अंदर इनर्ट गैसेस भरे होते हैं, कांटेक्ट वायर लगे होते हैं। कांटेक्ट वायर क्या करते हैं, एनोड और कैथोड के साथ जुड़े होते हैं, जिससे इसमें जो तंतु होता है, यानी कि जो हमारा फिलामेंट होता है, उसमें करंट फ्लो करे। उसके साथ ही इसमें सपोर्टिंग वायर भी लगे रहते हैं, जिससे कि जो हमारा फिलामेंट है वो नीचे की तरफ झूल ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ता है किसी चीज़ का तो उसमें एक्सपेंसन होने लगता है, स्पेशली मेटल्स में। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंसन होगा, तो एक्सपेंसन की वजह से वो नीचे ना लटके, इसके लिए सपोर्टिंग वायर भी दे दिए जाते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेटल दिया गया है, ये E27 टाइप का है, एडिशन 27, यानी कि 27 mm की व्यास वाला ये बल्ब का जो होल्डर है, बेस है, वो है, बेस है। ठीक है, तो इसे E27 भी कहा जाता है, E27 टाइप है, तो इसके लिए होल्डर एक स्पेशल स्क्रू टाइप का होता है, जिसमें इसे कस दिया जाता है, और इसकी जो बाहरी बॉडी होती है वो एक वायर के लिए काम करती है, मतलब एनोड या कैथोड में किसी एक का काम करेगी, और मीन्स एक सिरा आपका जो बॉडी होती है वो देती है, और एक टॉप पर होता है, तो वहाँ से उसे करंट मिलता है, तो दो जगह से उसमें करंट मिलता है। अभी जो बल्ब आते हैं आपने देखा होगा 2 पिन से निकले होते हैं, तो वो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, उनमें दोनों पिन ऊपर लगे होते हैं, ऊपर पिंस जैसे टॉप पर उनमें दिया गया होता है, जहाँ पर दोनों के लिए दोनों वायर्स को कनेक्ट किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और भी अलग अलग प्रकार के बल्ब हैं, जैसे हैलोजन। यह भी तापदीप बल्ब है। यह भी यानी कि जो अभी हम बल्ब पढ़ रहे थे यानी कि है उसी की टाइप का हैलोजन। इसमें फिलामेंट के क्षरण को रोकने के लिए हैलोजन ब्रोमीन आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसमें हैलोजन गैसेस का यूज़ किया जाता है। हैलोजन को गैसेस के रूप में हैलोजन आपको पता होगा, हैलोजन प्रभार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे तत्व आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हैलोजन परिवार के दो सदस्य हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका उपयोग जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, उसके क्षरण, दैट मीन्स वो कम से कम वाष्पित हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये एक साइक्लिक क्रिया के द्वारा पुनः टंगस्टन को उसी जगह पर स्थापित कर देते हैं जहाँ से वो वाष्पित हुआ होता है। हैलोजन टंगस्टन के साथ एक चक्रीय क्रिया करके टंगस्टन को पुनः फिलामेंट में एकत्रित कर देता है, जिससे बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ पर कुछ हैलोजन के फिगर दिए गए हैं। ये हैलोजन है, इनमें डबल जैकेट का यूज़ किया जाता था, एक तो बल्ब और उसके ऊपर बाहर से जैकेट। इसके यूज़ करने का एक मेन कारण ये भी था क्योंकि ये कुछ हद तक ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने में सक्षम थी, ज़्यादा गर्म हो जाते थे, क्योंकि जब टंगस्टन का क्षरण कम होगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट तक गर्म भी हो सकता है और अच्छा एक वाइट रोशनी भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैलोजेंस का फिगर दिखाया गया है। ये भी यहाँ पर हैलोजेंस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स वगैरह, उनमें भी पहले ये यूज़ किया जाता था। आजकल एलईडी का यूज़ होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी बहुत सारी गाड़ियों में आपको हैलोजेंस मिल जाएंगे जो हेडलाइट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर एक सोडियम मरकरी लैंप भी दिखाया गया है। सोडियम मरकरी लैंप में कुछ हद तक जो हमारे मरकरी होते हैं, जिनको हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, सॉरी ट्यूबलाइट टाइप का यूज़ का ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ट्यूबलाइट से। इसमें ओवरऑल सोडियम मरकरी लैंप में मरकरी वाष्प का यूज़ किया जाता है सोडियम के साथ में, और इसमें फिलामेंट के गर्म होने की वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन जो हमारा मरकरी होता है उसमें मरकरी में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो ट्यूबलाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट में भी इसका ही यूज़ होता है, यानी कि सोडियम का नहीं होता है, बट ट्यूबलाइट में भी मरकरी वाष्प का यूज़ किया जाता है। और मरकरी वाष्प वहाँ पर एक पराबैंगनी विकिरणों को उत्पन्न करते हैं। वहाँ पर जो गैसों की क्रियाएँ होती हैं उसे एक पराबरी आर्क के थ्रू पराबैंगनी विकिरणों को उत्पन्न होती हैं, और वो जब फ्लोरोसेंट सतह से टकराती हैं, जिससे हमें लाइट दिखाई देती है, वाइट कलर की रोशनी उत्पन्न होती है। वो कोटेड सरफेस होता है जो आप वाइट वाइट देखते हैं रॉड में। तो उस सरफेस पर जब वो पराबैंगनी विकिरणें यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो जब टकराती हैं तो उनकी वजह से लाइट हमें दिखाई देती है। मरकरी में जबकि थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पर पराबैंगनी विकिरणों को यूज़ नहीं किया जाता है। पराबैंगनी विकिरणों से बचने के लिए ज़रूर वहाँ पर एक और जैकेट का यूज़ किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बल्ब में आप देख पा रहे होंगे। ये जो इसका एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर रजिस्टर दिया गया होता है, ये गर्म होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर आर्क के थ्रू लाइट जनरेट की जाती है। बट यहाँ पर जो आपके ट्यूब लाइट होंगे तो ट्यूब लाइट में ऐसा नहीं होता है। ट्यूब लाइट में हम लोग पराबैंगनी विकिरणों का यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप आपने आजकल जो सुनते हैं CFL, ये एक्चुअली CFL फ्लोरोसेंट लैंप का ही एक हिस्सा है, एक थोड़ा एडवांस फॉर्म है, क्योंकि CFL का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, सिकड़ा हुआ, संकुचित, छोटा सा, छोटे से आकार में जब उसे बना लिया। पहले ये चलते थे फ्लोरोसेंट लैंप, जिन्हें हम ट्यूब लाइट बोलते थे, बड़े बड़े ट्यूब्स के रूप में होते थे। बाद में इनको थोड़ा अलग अलग शेप करके छोटे रूप में लाया गया है। ये भी फ्लोरोसेंट ट्यूब हैं जिसे CFL कहा जाता है। तो यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप जो आजकल CFL दिखते हैं वो हमारे ट्यूब लाइट के ही कह सकते हैं एल्डर हैं, सॉरी यंगर हैं, वो उनके बाद में आने वाले हैं, सक्सीडर हैं। ठीक है, तो जो ट्यूब लाइट थे उनमें कुछ हद तक मरकरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, और फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब एक कम दाब वाला
पारा वाष्प गैस डिस्चार्ज लैंप है। इसमें वाष्पों को डिस्चार्ज किया जाता है जिससे एक आर्क स्थापित होता है और उस आर्क की वजह से जो परावैंगनी विकिरणें होती हैं वो निकलती हैं और परावैंगनी विकिरणें जब कोटेड सरफेस पर टकराती हैं, जो एक विशेष प्रकार के पदार्थ से कोटेड होता है जो वाइट सा कुछ हमें दिखता है, ट्यूबलाइट में आपने देखा होगा, जब उस पर टकराती हैं तो वो चमक उत्पन्न करती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं ये प्रदीपशील है। ठीक वैसा ही जैसा कि आपने टेलीविज़न में देखा होगा, टीवी के जो CRT वाले जो टीवी चलते थे पहले, कैथोड रे ट्यूब वाले, तो ट्यूब में सामने वाले सरफेस पर भी ऐसी कोटिंग की जाती थी और उस पर जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते थे उनकी वजह से चमक उत्पन्न होती थी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्रदीपशील का यूज़ किया जाता है, प्रदीप का यूज़ किया जाता है। गैस में विद्युत प्रभाव पर पारा वाष्प को उत्तेजित करता है जो शॉर्ट वेव परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। आपको पता होगा कि लाइट, जो विजुअल लाइट होती है, उसके रेंज में रेड के बाद, रेड के ऊपर वो अवरक्त विकिरणें होती हैं, वो भी हमें दिखाई देती हैं नंगी आंखों से। और सेम एज वायलेट यानी कि बैगनी के पहले वाली, बैगनी से जो पहले हैं, तो वो जो लाइट रेज होती है वो भी हमें नहीं दिखाई देती है और उन्हें बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट। तो ये अल्ट्रा वायलेट को ही उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रा वायलेट जब उत्पन्न होती हैं तो उनसे ही जब वो टकराती हैं किसी प्रदीपशील पर्दे से चमक उत्पन्न करती हैं, तो उसी से ये जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब होते थे वो वर्क करते थे। जब यह परावैंगनी प्रकाश फास्फोरस की कोटिंग, यानी कि जो वो स्पेशल मैटर होता है, जो पदार्थ होता है जिस पे कह सकते हैं लेपा जाता है, अंदर से लेप किया जाता है, तो वो जो होता है वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस पर जब फास्फोरस की कोटेड जो ट्यूब होता है उस पर जब ये परावैंगनी विकिरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज टकराती हैं तो वो चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसे आप लोग ट्यूब बोलते हैं यानी कि ट्यूब लाइट बोलते थे, वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ट्यूबलाइट होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसके बाद में ट्यूबलाइट बहुत बड़ा होता था, उसकी लेंथ को कम करने पर प्रयास किया गया और फाइनली उन्हें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दैट मीन्स CFL के रूप में परिवर्तित कर लिया गया और ये भी काफ़ी समय तक चले और इनसे भी काफ़ी एनर्जी की बचत होती थी। यानी कि जो हमारे पहले बल्ब चलते थे, तापदीप वाले बल्ब, उनकी अपेक्षा इनमें बहुत ही कम लाइट का यूज़ होता था। आपने देखा होगा ये वो 60 वाट 100 वाट से चलते थे और जितना प्रकाश 100 वाट का बल्ब उत्पन्न करता है उतनी ही ये CFL 23 या 24 वाट का CFL लाइट उत्पन्न कर देता है। इसमें एनर्जी की भी बचत थी। इसी के चलते आगे फिर और भी चीज़ों का आविष्कार हुआ, जैसे LED। लेकिन LED ये पहले से चल रही थी, लेकिन पहले इनको एक संकेतक के रूप में यूज़ किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा रेडियो में लगे होते थे कि जैसे चैनल सही यानी कि सही फ्रिक्वेंसी को पकड़ रहा है, तो उस समय क्या होता है, सही फ्रिक्वेंसी पर उनको जब आता था तो वो रेड लाइट देने लगता था। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर सिग्नल के लिए, टेलीविज़न में आपने देखा होगा सिग्नल को लाइट ऑन है कि नहीं है, उसके लिए LED का यूज़ किया जाता है। लेकिन फर्दर जब देखा गया कि LED कम लाइट पर चलते हैं और इन्हें हम क्यों ना बल्ब के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो बाद में इस पर काम हुआ और आज हमें दिखाई देते हैं कई कलर में LED बल्ब दिखाई देते हैं और उनका यूज़ हम घरों में लाइटिंग के लिए करते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों तरीके की लाइटिंग के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। एक LED लैंप या LED लाइट बल्ब एक विद्युत बल्ब है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, का प्रयोग करके प्रकाश को उत्पन्न करता है। LED लैंप पिछले सभी प्रकार के विद्युत लैंप से अधिक कुशल होते हैं। इनमें आपको पता होगा एक 9 वाट का LED करीब 100 वाट के तापदीप बल्ब और 24 से 25 वाट के CFL के बराबर लाइट दे सकता है। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक की खपत भी कम होती है। LED लैंप में 200 ल्यूमेन प्रति वाट की क्षमता होती है, यानी कि इससे 200 ल्यूमेन की चमक उत्पन्न करने के लिए, 200 ल्यूमेन प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 1 वाट की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें 1000 ल्यूमेन चाहिए तो केवल 5 वाट का बल्ब ही काफ़ी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के LED बल्ब्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये शुरुआती टाइप के LED बल्ब है जिसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता था
और फर्दर आजकल जो हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के मिलते हैं, जो हमारे अलग अलग तरीके की लाइटिंग में यूज होते हैं, बल्ब में यूज होते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। अब हम 50 क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक से संबंधित होंगे। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए क्या किया जाता है? नली में दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ट्यूबलाइट की या सीएफएल की। सीएफएल में जो व्हाइट रोशनी होती है उसे उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसमें हमें तंतु को गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तंतु को गर्म करना पड़ता है। अब मैंने एक चीज़ वहाँ पर छोड़ दी थी ट्यूबलाइट बताते समय, इसमें एक टेम्परेली तंतु लगा होता है, यानी कि फिलामेंट लगा होता है, जिससे गर्म करने पर वहाँ पर एक छोटा सा आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने के बाद जो मरकरी होता है वो वाष्प में कन्वर्ट होता है और गैस के रूप में फैलने लगता है, और जो मेन कैथोड एनोड होते हैं उनके बीच में आर्क स्थापित करता है, जिससे फिर लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तंतु को गर्म करता है। क्या करता है? तंतु को गर्म करता है। आप इसे याद रखेंगे, तंतु को गर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था विद्युत बल्ब के अंदर न तो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी अगर तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से तंतु खराब हो जाएगा। वायु, वायु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वायु में भी ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होती है। और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बल्ब के अंदर आर्गन, नियॉन ऐसी गैसेस को भरा जाता है, नाइट्रोजन जैसी गैसेस को भरा जाता है जो अक्रिय रहें, जो क्रिया न करें। नेक्स्ट, प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चौक असंजित होता है, चौक कुंडली है। चौक कुंडली क्या करती है? चौक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाती है, लाइन वोल्टता को घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। आपने देखा होगा पहले जो हमारे ट्यूबलाइट चलते थे उनके साथ में एक छोटा सा बॉक्स लगाया जाता था, वहाँ उसे चौक बोला जाता था। वो जो चौक है वो लाइन वोल्टता को पहले वैसे बढ़ाती थी, जिससे कि एक बार आर्क उत्पन्न हो जाए, देन फिर वो घटाती थी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली बढ़ाने से हमारा मतलब कि शुरुआत का जो फर्स्ट उसका वर्क है वो है लाइन वोल्टता को बढ़ाना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये लाइन वोल्टता को बढ़ाती थी। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे RAS के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो UPSC प्री के एग्ज़ाम में हो, या UPPCS के एग्ज़ाम प्री वाले एग्ज़ाम में पूछा गया हो। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में ना आया हो। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें। पहला दिया गया है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पारा वाष्प संदीपक का प्रयोग करता है। आप ध्यान रखें, CFL में पारा वाष्प संदीपक का यूज होता है, एग्जैक्टली होता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। ये भी सही है, यानी कि इसमें जो बताया गया है पहले में, तो वो दोनों चीज़ें सही हैं। पहले कथन में जो दोनों चीज़ें दी गई हैं वो सही हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, CFL की औसत जीवन अवधि LED से बहुत अधिक होती है। बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि LED जो होती है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है CFL के अपेक्षा। अब बात करते हैं LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि LED जो होती है उसकी LED की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम होती है, क्योंकि LED 9 वाट का LED बराबर लगभग 23 या 24 वाट के CFL के बराबर लाइट दे सकता है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 1 और 3 सही हैं, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में भी इवन आपने पढ़ा होगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर, यानी कि करंट I और विभवांतर V, प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए। करंट और विभवांतर दोनों को दोगुना कर देंगे तो पूछ रहा है विद्युत शक्ति पर क्या असर पड़ेगा। आपको पता होगा P बराबर I स्क्वायर R होता है। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R।
अगर हम यहाँ पर एक आई को अलग कर लें और आई आर, आपको पता होगा कि जो v होता है, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर हम एक i को अलग कर लेंगे आई स्क्वायर में से और आई आर की जगह पर v का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पावर बराबर v इंटू आई, यानी कि वोल्टेज विभवांतर इंटू धारा। अब आपको पता है यहाँ पर विभवांतर भी बढ़ा दिया गया है, दोगुना किया गया है, और करंट भी दोगुना किया गया है। तो जब दोनों 2i गुणा 2v होगा तो 4vi हो जाएगा, P बराबर 4vi। और vi आपको पता है पहले जो पावर होगा वो होगा, तो यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा, विद्युत शक्ति इसकी क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अभी मैंने जो आपको बताया है उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, पावर P बराबर होता है VI। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली पता कर सकते हैं, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम V की जगह पर 2V और I की जगह पर 2I रखेंगे, यानी कि 2I हो जाएगा, तो 2 गुना 2 यानी 4VI, P बराबर 4VI हो जाएगा। तो P क्या हो गया, 4 गुना हो गया पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। आपको बता दूं, 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट, और 1000 वाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा में नापा जाता है। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा। घंटा यानी कि आवर्स का इसमें गुणा होगा। तो जो हमारा 100 वाट है, अगर इसमें 10 का गुणा कर दें तो ये हमारा यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 वाट घंटा, यानी कि, और 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट। तो यानी कि 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में। तो चूंकि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा। बहुत सिंपल है कि 1 इकाई होगा, क्योंकि 1 इकाई मतलब इसे हिंदी में लिख दिया गया है, इसे यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट, क्योंकि बिजली मीटर में इसी के अकॉर्डिंग बिजली का बिल वगैरह लिया भी जाता है। 8, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होगा। 1 किलोवाट घंटे का मान निकालना है। आप ध्यान रखें, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटे को जब आप जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। 1 किलो यानी कि 1000 वाट, घंटा यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जूल में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो सेकंड में मतलब जो टाइम होता है वो सेकंड में यूज़ किया जाता है, जूल यूनिट जब यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर घंटे को सेकंड में बदल लेना है। तो 1000 इंटू 3600, तो अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.6 इंटू 10⁶, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकेंड। ये आप ध्यान रखें, जूल पर सेकेंड। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे 3600 का 3600 का, ये सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर जूल में आ जाएगा हमारा एनर्जी। ठीक है, और 1000 यानी कि इसे लिख सकते हैं 10⁻3, और इसमें जब हम 3.6 इंटू 10⁻3 लिखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जब, क्योंकि दो तो हमें दिख रहे हैं, 36 गुणा 100 तो वैसे ही लिख सकते हैं, तो 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, और जब हम 36 को 3.6 लिख देंगे तो एक और पावर बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत व ऊर्जा की इकाई होगी।
100 वाट के बल्ब को हम 4 घंटे तक स्विच ऑन रखते हैं। 4 घंटे स्विच ऑन रखने का मतलब हो गया 400 वाट। तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, कितने इकाई ऊर्जा खर्च हुई, तो 400 वाट घंटा हुआ। और 400 वाट घंटे को जब हम किलोवाट में बदलेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/10, दैट मीन्स 0.4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि 100 वॉट इंटू आवर में बदलेंगे इसे, तो 100 इंटू 4, तो ये तो हो गया वाट गुणा घंटा। आपको पता होगा कि 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं, 1/1000, या फिर कह सकते हैं 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। जब 1000 वाट होते हैं तो हमें इसे किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा इसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1000 का भाग दे देंगे इसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए, 1000 का भाग दे दिया, तो यही हमारा आ जाएगा किलोवाट घंटा, यानी कि kWh में ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। और यही इसी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो ये यूनिट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखें। और जब इसको भाग देंगे तो जीरो से ये दोनों जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा 4, 4/10, 4/10 का मतलब हो गया 0.4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली की खपत का बिल मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का जो बिल मापन होता है वो किस पर आधारित होता है, बिजली की खपत का जो बिल मापन होता है वो आपको पता होगा वोल्टेज पर आधारित होता है, या वाटेज पर आधारित होता है, या ओम पर होता है, या एम्पियर पर। तो ये होता है वाटेज पर, क्योंकि वाट के आधार किलोवाट घंटा निकाला जाता है, तो वाट इंटू आवर्स जब हम कर देते हैं तो वहाँ से हमें किलोवाट घंटा भी मिल जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे वाट के आधार पर निकाला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं W से, ये वाट के आधार पर होता है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं। आप ध्यान रखें 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब जल रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में 500 वाट, यानी कि 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब हैं तो 100 गुणा 5 और गुणा 20 अगर हम कर दें तो इसका हमारा विद्युत खर्च आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितने वाट का एक बल्ब है, 100 का, ठीक है। कितने टोटल बल्ब हैं, 5, ठीक है। कितने घंटे जलते हैं, 20। बस इसी को मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ गया। और चूंकि ये वाट में आएगा, यानी कि वाट आवर में आएगा, यानी कि वाट घंटे में आएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, 1000 का बस भाग और करना है, बस हो गया हमारा काम। तो ये था हमारा किलोवाट घंटा। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो बचेगा यहाँ पर 5 गुणा 2 दैट इज 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट। आइए देखते हैं, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है प्रकाश की दीप्त प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है, प्रकाश में जो चमक होती है वो उसके प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। दूसरा है दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान है। तीसरा है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक है। तो आपको मैं बता दूं, जो कि पावर होता है, पावर ही इसकी चमक के लिए, तापदीप्त बल्बों में पावर ही इसकी चमक के लिए उत्तरदायी होता है। तो पावर बराबर यहाँ पर होता है V²/R कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप I²R से अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा V²/R। चूँकि V यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पावर है वो R पर निर्भर कर रहा है, और R जितना ज़्यादा होगा पावर उतना कम होगा, यानी कि बल्ब उतना कम चमकेगा। और जो इस बल्ब में R कम होगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतना ही ज़्यादा
चमक उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट है, कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होगा, ये सही है। आप ध्यान दें इस पर। P को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, विभवांतर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे R को कम करेंगे तो P बढ़ेगा, तो कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, एक मकान में दो बल्ब में से पहला दूसरे से अधिक रोशनी देता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर प्रतिरोध है? दोनों बल्बों में से कौन से में अधिक प्रतिरोध होगा? तो सीधी बात है, जिसमें रोशनी कम आएगी उस बल्ब में प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो मंद रोशनी वाले बल्ब में, सिंपल सा है। एक ही से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे वगैरह के एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, इंटर लेवल के हो जाते हैं। और क्योंकि 10th लेवल का साइंस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका जो स्तर होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान देना है। एक क्वेश्चन है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है। 220 वोल्ट का हमारा एक जनरेटर है, उससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? बल्ब की जो शक्ति है वो हमें निकालनी है। तो अभी मैंने बताया था आपको P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, तो उसी से हम इसे निकाल लेंगे। P बराबर V इंटू आई, ये भी एक फॉर्मूला होता है पावर का, और वो भी I स्क्वायर R से ही आता है। P बराबर V इंटू आई, दोनों का वैल्यू रखना है और इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है। जो डायनमो होता है, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है डायनमो कैसे वर्क करता है और किस चीज़ पर आधारित होता है। आयन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये बैटरी होती है, बैटरी में ऐसा होता है, वो आयन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, और आयन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है। विद्युत आवेश का स्रोत होता है, ये किसी विद्युत आवेश का स्रोत होता है वो भी नहीं होता है। ऊर्जा का परिवर्तक होता है, हाँ एग्जैक्टली, ये ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा होता है। डायनोमो में जो घुमाया जाता है कुंडली, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डायनोमो में जो कुंडली घुमाया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है। ये वेरिएबल फील्ड यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, उसी पर आधारित है। यानी कि जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये एक ऊर्जा का परिवर्तक होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, एक ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कौन सी युक्तियां आधारित हैं? तो यहाँ पर आपको पता होगा धारामापी नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विभवमापी नहीं होती है, डायनमो होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा यहाँ पर कुंडली में करंट उत्पन्न किया जाता है। विद्युत मोटर में डायनमो का जस्ट अपोजिट होता है। परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड जो भी कॉइल होती है, कॉइल में करंट फ्लो कराया जाता है और जिससे हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है और उसके थ्रू हमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब डायनमो में यांत्रिक से इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है और विद्युत मोटर में विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमारे हाई स्कूल वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए एक अगला वीडियो बना देंगे। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो क्या बदलता है? डायनमो एक युक्ति है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, एक ही उनका विकल्प हो सकते हैं इसी तरीके के, तो उनके मैंने एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है जिससे ज़्यादा भीड़ ना हो। मालूम चला कि इन 4-5 क्वेश्चन की वजह से 50 की बजाय वो क्वेश्चन पहुँच रहे हैं 55, लेकिन आंसर उनका लगभग एक सा ही है। तो डायनमो परिवर्तित करता है, एक क्वेश्चन ये है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। एक ये हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन सेम। डायनमो का कार्य है, ये इसका भी आंसर यही होगा। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सेम एक जैसे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये तो नहीं करता डायनमो। डायनमो सिर्फ क्या करता है,
सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? मोटर करता है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था। और ये हमारा डायनेमो का काम हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसे टरबाइन भी कहते हैं, टरबाइन भी ऐसा ही करता है। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ये दोनों काम हमारा ट्रांसफार्मर करता है। ये दोनों कौन करता है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसके लिए मोटर का यूज होता है और इसके लिए हमारा डायनेमो और टरबाइन यूज किया जाता है, ठीक है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तब विद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? अब अमूमन हम एक थ्योरेटिकली ये मान के चलते हैं ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि उस समय ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, ये मान के चलते हैं। और एग्जैक्टली लगभग ऐसा होता भी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का यूज किया जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया जाता। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करती है। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, यानी कि यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? इलेक्ट्रिक का उपचयन अपचयन, यानी इलेक्ट्रिक को बढ़ाने और घटाने का, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। विद्युत मोटर क्या करती है? यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इसका रिवर्स होता है डायनेमो का। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको ये विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसमें विद्युत मोटर हमारे एक डीसी सोर्स से जुड़ी हुई है और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल दिए गए हैं, ठीक है, जिनके बीच में हमारी कुंडली घूम रही है। क्योंकि जब कुंडली में इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और जब इन्हें हम दो चुंबक के बीच में रखते हैं तो वो उन्हें रिपेल करते हैं अलग अलग तरीके से। उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट को जानना तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो इसके लिए हम अगला वीडियो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा अगर इसी में सम्मिलित करेंगे तो। विद्युत मोटर में क्या होता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। देखो, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का काम या तो आपने आजकल सुना होगा, एक होता है इंडक्शन कुकर काम करता है, इंडक्शन जो होता है वो काम करता है, इंडक्शन डेस्क, और या फिर करता है हमारा हीटर, ठीक है। ये दोनों करते हैं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का काम। लेकिन जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा, ठीक है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। ऐसा उपकरण कौन सा है? ऐसा उपकरण कौन सा है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो आपको पता होगा सेल और बैटरी ये इस तरीके का काम करते हैं। सेल और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मोटर किसे करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जनरेटर क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बात करते हैं, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्योंकि कम वोल्टेज पर काम करने वाले विद्युत मोटर जल जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? देखो, कम वोल्टेज पर जो विद्युत मोटर काम करते हैं, चूँकि उसमें करंट वोल्टेज जब कम होता है और प्रतिरोध चूँकि उतना ही है, तो एक कांस्टेंट पावर को पाने के लिए करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करने लगता है। और जब करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो जो मोटर होता है, मोटर का कॉइल होता है, हीट होने की वजह से जल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं P बराबर होता क्या है? V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई। अगर हमें पावर कांस्टेंट चाहिए, यानी कि पावर अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा पावर कांस्टेंट हो, यानी कि जितना हमें पहले चाहिए था उतना ही अभी चाहिए, और तो वोल्टेज जब कम होगा तो हमारा करंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इसे मिल पाएगा। तो ऐसा होता है, जब वोल्टेज कम होता है तो ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है, और करंट जब ज़्यादा फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है,
कॉइल गर्म होने की वजह से जल जाती है, ठीक है। तो ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपातिक होता है, यही आपका सही इसमें होगा। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बोला गया मोटर कार बैटरी के बारे में, इनके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से सही हैं गलत हैं क्या है ये बताना है। तो वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, जो बैटरी होती हैं जो कार वगैरह में यूज होती है इनकी वोल्टता कितनी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है, सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो आपको पता होगा इसमें H2SO4 का यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र के होते हैं, तो सीसा तो होता है लेकिन ताम्र नहीं होता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, तो धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके जो आंसर हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, 1 और 4, तो डी हो गया हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, यहाँ पर पूछा गया है निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ होता है। कैलकुलेटर में, ऑब्वियसली कैलकुलेटर में निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसका यूज होता है। ट्रांजिस्टर में, जैसे ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा, लेकिन ये वो ट्रांजिस्टर नहीं है, ये ट्रांजिस्टर हम रेडियो की बात कर रहे हैं, जो बाजा आता था जिसमें हम ट्यून करके उसमें सॉन्ग्स या समाचार वगैरह जो भी प्रोग्राम्स आते थे रेडियो पर उन्हें सुन सकते थे उसमें। तो ये इन सभी जगहों पर यूज़ किया जाता है, कैडमियम निकेल बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग और इनके आंसर एक जैसे ही हैं, एक ही है। लोहा और मैग्नीशियम का, ना तो ये लोहा का बना होता है ना ही मैग्नीशियम का बना होता है। आपको अभी मैंने बताया था तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब होते हैं उनका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 74। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, W। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि, बिजली के बल्ब का जीवन कम क्यों होता है। फिलामेंट के तार एक समान नहीं होता है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो एक्चुअली ये तीनों चीजें होती हैं, फिलामेंट का तार एक समान भी नहीं होता है, एक तो ये कारण होता है, दूसरा बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है ये भी होता है, और तीसरा होता है फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है। सॉरी, सहायक तार से कोई मतलब नहीं, अभी मैंने बल्ब आपको दिखाया था उसमें सहायक तार लगे होते हैं, तो सहायक तार से इतना मतलब नहीं है क्योंकि जब तक फिलामेंट खराब नहीं होगा तब तक सहायक तार अमूमन पिघलते नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर होंगे वो 1 और 2 यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जलते हुए तंतु का ताप सामान्यतः होता है, अभी मैंने बताया था आपको जलते हुए तंतु का तापमान, अभी जब फैक्ट्स के बारे में चर्चा की थी, 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो इस रेंज में आता है, तो ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर दो कथन, एक कथन और एक कारण दिया गया है, अब ये बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या कथन सही है और कारण भी उसका सही व्याख्या करता है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। तड़ित चालक जो इमारतों पर लगाए जाते हैं वो बिजली, आकाशीय बिजली से इमारतों को नष्ट होने से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। यह आवेश को पृथ्वी पर भेज देते हैं, ये भी सही है, ये आवेश को पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो यानी कि इसका जो पहला विकल्प है वो सही है, कथन तथा कारण दोनों सही है। कथन की सही व्याख्या भी करता है और कारण कथन की सही व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी देता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 3 पिन बिजली प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, सबसे लंबी वाली पिन को किससे जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा जो 3 पिन प्लग होते हैं उनमें एक तीसरा जो पॉइंट होता है वो थोड़ा मोटा बाकी की अपेक्षा और थोड़ा लंबा भी होता है, उसे हमें हमेशा अर्थ से जोड़ना चाहिए, ग्राउंड वायर से, ठीक है।
इसे हमें किससे जोड़ना चाहिए, ग्राउंड वायर से, जो ग्राउंडिंग किया गया हो, जिससे कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है उपकरणों का वो हमारा ग्राउंड हो सके, ठीक है, और जिससे शॉक ना लगे, जिससे कि जब हम किसी उपकरण को छुएं और उससे हमें शॉक ना लगे, इसके लिए। सजीव तार से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा लाइव वायर, इसे हम बोलते हैं मेंस वायर से नहीं जोड़ा जाता है। उदासीन से, न्यूट्रल वायर से भी नहीं जोड़ता है। ये अमूमन घरों में अर्थ बोला जाता है, जो डबल वायरिंग होती है, डबल तार वाली वायरिंग, उसमें इसे अर्थ भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, और ये होता है लाइव, और ये होता है हमारा अर्थ का। तो अर्थ वाला जो होता है उसे जमीन में गाड़ के बनाया जाता है, और इसका यूज ग्राउंडिंग वाले का जो एक्स्ट्रा करंट है उसे ग्राउंड में उतारने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों होता है, तो खर्च को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है, खर्च कम नहीं होता है इससे, बिजली जितनी खर्च हो रही है उतनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि उपकरणों में 3 फेज में काम करते हैं, उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। सुरक्षा के लिए बेसिकली 3 फेज पे काम करते हैं, वो भी उपकरणों में उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो फेज पे काम करते हैं, ठीक है। जो फेज होता है तो 3 फेज में आपका अर्थ इंक्लूडेड नहीं होता है, ग्राउंडिंग इंक्लूडेड नहीं होती है, उसमें तीनों फेज ही होते हैं, ठीक है। सुरक्षा के लिए तो इसका यूज सुरक्षा के कारण किया जाता है, जिससे कि उपकरणों में करंट की समस्या ना रहे, जिससे कि उपकरणों की बॉडी वगैरह पर करंट ना आए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा तब तक प्रवाहित नहीं होती है जब तक उनमें विभव का अंतर ना हो। अगर इसका विभव और इसका विभव बराबर है तो दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर इनके बीच में विद्युत विभव डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये विभव कम ज़्यादा है, तो करंट फ्लो होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, जब समान विभव होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। यहाँ पर पूछा गया सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, तो यहाँ पर कई तरीके से इसे पूछा जा सकता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो चालक होता है वो होता है चांदी। चांदी वैसे भी सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, और इसकी तन्यता भी काफ़ी अधिक होती है। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी के लिए है, फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, ये क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। मेन स्विच से यह समांतर जुड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं, यह मेन स्विच से समानांतर नहीं जुड़ा होता है, तो ये वाला हमारा गलत है। एक मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, ये भी गलत है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये रजत मिश्र धातु से बना हो, क्योंकि रजत मिश्र धातु की चालकता अधिक होती है तो इसका प्रतिरोध कम होता है, और ये आसानी से गलती भी नहीं है। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि फ्यूज तार का अगर गलनांक गलनांक निम्न होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन एक और इसके साथ में प्रॉपर्टी होती है, गलनांक निम्न होना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि गलनांक अगर निम्न होगा तो जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो अपने आप से पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और हमारे जो उपकरण जो लगे हुए हैं अंदर उनको खराब होने से बचा लेगा। इसमें विद्युत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो फ्यूज वायर होता है उसकी ये विशेषता होती है, उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, और जो प्रतिरोध है वो अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत का रासायनिक प्रवाह, विद्युत का यांत्रिक प्रवाह, विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह।
इसमें ऊष्मीय प्रभाव का यूज किया जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होती है तो वो अधिक ऊष्मा की वजह से, अधिक गर्म होने की वजह से पिघल जाता है, और जो हमारे उपकरण होते हैं उनमें अधिक करंट को प्रवाहित होने से रोकता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो उपकरण होते हैं वो सही बने रहते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होता है उसकी विशेषता, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। उसमें निम्न प्रतिरोध शक्ति होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, नहीं। निम्न प्रतिरोध शक्ति होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, नहीं। गलनांक उसका कम होना चाहिए और प्रतिरोध थोड़ा अधिक होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध शक्ति, निम्न गलनांक। तो इसका आंसर होगा उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हैलोजन लैंप जो होता है वो किस की मिश्र धातु से बना होता है? तो ये टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन और सोडियम, और सोडियम की वजह से ये कुछ ऑरेंज कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। कथन, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है। धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस कथन पर ध्यान देना है, एक धातु का तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण, कारण लिखा हुआ है, धातु अणु पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का विमोचन करते हैं। धातु अणु पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का विमोचन करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टकराहट होता है, वहां पर अणुओं और परमाणुओं की टकराहट नहीं होती है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि कारण है, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली गलत है, कारण सही नहीं है। कथन के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब धातु किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हल्का गर्म होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, नहीं है। कथन, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो हमारा यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर है सी, कारण सही है, कथन गलत है। कारण तो हमारा सही है लेकिन कथन हमारा गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होता है, किस तरीके का होता है? श्रेणी संबंधन में है? नहीं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। समांतर संबंधन में है? हाँ, ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। घरेलू जो विद्युत सप्लाई होती है उसमें काले रंग के आवरण वाला, यानी कि काले कलर का जो जैकेट चढ़ा हुआ काले रंग का जो वायर यूज किया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है ये बताना है। विद्युतमय तार के लिए, यानी कि लाइव वायर के लिए, भू तार के लिए, अर्थ वायर के लिए, उदासीन न्यूट्रल वायर के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये यूज होता है न्यूट्रल वायर के लिए, यानी कि उदासीन तार के लिए, और इसके लिए यूज किया जाता है रेड कलर का, और भू तार के लिए यूज करते हैं अमूमन हम ग्रीन कलर का वायर यूज होता है, और उदासीन तार के लिए हम यूज करते हैं ब्लैक कलर, और जो हमारा इन्वर्टर होता है अमूमन उसमें व्हाइट कलर का यूज करते हैं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि होता है। तो मानव शरीर जो शुष्क होता है उसमें विद्युत प्रवाहित जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 10⁶ की कोटि का होता है, 10⁶ की कोटि का होता है। और जो अगर गीला होता है तो 10⁻² की कोटि का, 10⁻² ओम के बराबर प्रतिरोध होता है, 10⁻² ओम की इक्विवेलेंट प्रतिरोध होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस यूज की जाती है? सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है हमारी, उसमें आर्गन के साथ सोडियम वेपर, न्योन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, न्योन के साथ मरकरी वेपर, किस गैस का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर आर्गन के साथ में मरकरी वेपर का यूज किया जाता है। साधारण ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ में मरकरी वेपर का यूज होता है। CFL का पूर्ण रूप होता है, CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रल फिक्स लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप, कैंडेंस फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट देखते हैं कथन, लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है, वो लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि LED को CFL की अपेक्षा ज्यादा समय तक चलता है। कारण, लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप फ्लोरोसेंट लैंप
लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैंप फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, ये भी सही है। इसी का कारण भी सही है और कथन भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी कि ऑर्गेनिक एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज ओएलईडी का उपयोग साधनों में अंकित प्रदर्श सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओएलईडी प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी होते हैं? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्रदर्शों का मतलब होता है डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पर अंकित डिस्प्ले दैट मीन डिजिटल डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दो तरीके की डिस्प्ले के बारे में बात की है। तो एलईडी जो होता है वो एलईडी होता है वो इनकी अपेक्षा जो हमारे एलसीडी होते थे उनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है और उसमें लाइट कंज्यूमिंग भी कम होती है। ओएलईडी प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्त्रों पर संरचित किया जा सकते हैं। ये नम यानी कि जो आसानी से मुड़ जाने वाले प्लास्टिक अवस्त्रों पर बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाया जा सकता है। दूसरा इन्होंने बताया है कि हम एलईडी के प्रयोग से वस्त्र के अंदर रहने वाले वस्त्र के अंदर रख सकने वाले रोल्ड अप यानी कि जिनको हम फोल्ड कर सकते हैं, जिनको फोल्ड करने लायक एलईडी को बनाया जा सकता है। वो एलईडी का प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। तो ये सारे के सारे गुण ओएलईडी में होते हैं। ओएलईडी के द्वारा हम ऐसे ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले बना सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से हम वस्तु के अंदर स्थापित करने वाले एलईडी भी बना सकते हैं, रोल्ड अप डिस्प्ले बना सकते हैं जिनको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसके तीनों विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर आपके 1, 2, 3 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में पूछा गया है, कौन सी गैस होती है? मरकरी और नियोन। आर्गन मरकरी भी भरा जाता है और मरकरी नियोन भी भरा जाता है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। देखो बिजली के बल्ब जो पहले ताप दीप बल्ब होते थे, क्योंकि उनकी क्षमता भी कम होती, लाइफ टाइम भी कम होता था और दूसरा एनर्जी भी ज़्यादा खर्च करते थे और उनकी एफिकेसी भी कम होती थी, इसलिए उनकी अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें प्रकाश प्रसारित विकीर्ण करने हेतु अधिक बाहरी सतह होती है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता, ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से बिजली को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। और इसमें प्रकाश प्रसारित करने के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, ये ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से उन्हें वरीयता दी जाती है। वरीयता देने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होता है और दूसरा उनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग आपको पता होगा किसके लिए किया जाता है। ये एसी को डीसी में बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं। एसी को डीसी में बदलने के लिए दूसरे गैजेट का उपयोग किया जाता है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे और नहीं तो अगले वीडियो में मैं ही आपको बता दूंगा। वैसे अगली क्वेश्चन तक ये डिस्कस कर लेंगे, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। एक उपकरण का उपयोग होता है जो कि आपने 12th में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, और उसका नाम क्या होता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए इसके लिए इन्वर्टर का यूज़ होता है। आपने इन्वर्टर घरों में यूज़ करते हुए देखे होंगे। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज़ होता है। डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ एसी पर वर्क करता है। तो एसी वोल्टेज के अपचयन और उपचयन, जो कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया था, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीसी वोल्टेज के एसी वोल्टेज के उपचयन अपचयन यानी कि एसी वोल्टेज को कम या
ज़्यादा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो यूज होने वाला एसी को डीसी में बदलने के लिए जो यूज होता है वो उसे बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। एक डिवाइस होती है जो सेमीकंडक्टर्स से मिलकर बनी होती है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का यूज किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में जब बदलते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर। नाम याद रखें, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए तो उसके लिए कोई डायरेक्टली नेम वाइज कोई डिवाइस नहीं है। एसी वोल्टेज के अपचयन उपचयन के लिए इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन सब के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियरली बताएंगे। तो ट्रांसफार्मर, ये हमारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए देखे होंगे डिफरेंट, जैसे इन्वर्टर वगैरह में भी लगे देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे मोबाइल के चार्जर वगैरह में लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। और इस तरीके के बड़े ट्रांसफार्मर हमें बिजली घरों में या जहाँ से विद्युत की सप्लाई होती है वहाँ पर लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल चार्जर में होता है, मोबाइल चार्जर में क्या होता है, एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो मोबाइल चार्जर में एक अपचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इन्वर्टर नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर डीसी को एसी में नहीं बदला जा रहा होता है। और यूपीएस नहीं होता है क्योंकि यूपीएस के लिए बैटरी कंपलसरी है, उसके अंदर बैटरी होना चाहिए जो कि कुछ समय तक उसे सप्लाई दे सके अप्लायंसेस को जो भी उसके साथ जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। प्रत्यावर्ती धारा दैट मीन्स एसी करंट को दिश धारा डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, रेक्टिफायर का। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि डीसी टू एसी अगर बदलना है तो हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, और एसी टू डीसी करना है तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ओके, और ट्रांसफार्मर एसी के अपचयन और उपचयन यानी कि एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज होता है, और ट्रांसमीटर रेडियो सिग्नल्स को प्रसारित करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको ये रेक्टिफायर का डायग्राम दिख रहा है, और रेक्टिफायर ये देख सकते हैं, ये दोनों रेक्टिफायर के लिए दिए गए हैं डायग्राम। ये ऊपर वाला, और नीचे जो दिया गया है वो हमारा इन्वर्टर का डायग्राम है जो यहाँ पर आपको एसी आउटपुट दे रहा है। देखिएगा यहाँ पर एसी आउटपुट और यहाँ बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए सही नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा से स्टोरेज बैटरी को चार्ज नहीं किया जाता है, उसके लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए इसे चला सकते हैं हम। विद्युत शक्ति संचारण हेतु, विद्युत शक्ति के संचारण के लिए भी हम एसी का यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दे लें, ये क्या पूछा गया क्वेश्चन पर, उपयुक्त नहीं है ये पूछा गया। तो स्टोरेज बैटरी के लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है। थैंक यू। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।